हेलो दोस्तों, वेलकम टू बच्चा एजुटेक। चलो तो बर्नौलीज थ्योरम का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का शुरू करते हैं। ठीक है, चलो तो समझते हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है? चलो देखो, ऐसा है, बर्नौलीज थ्योरम भी मतलब हर बार मैं आपको ये बात हमेशा याद दिलाते रहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो या बाकी चीजें भी हो, ये सब चीजें कब अप्लाई करनी होती है। ये वर्ड्स इसलिए आपको याद दिलाए जाते हैं क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तब ऐसा ना हो कि वहां पर पहला ही वर्ड लिखा हो कि इन अ टर्बुलेंट फ्लो और फिर आप a1 लगा दो। ऐसा नहीं, जब स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है तभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगता है। ये आपको याद रहे, इसीलिए थ्योरी पढ़ाते वक्त ही ब्रैकेट में आप लोगों को ये चीज लिखकर याद दिलाई जाती है। तो हम यहाँ पर भी आपको याद दिला दें, बर्नौलीज थ्योरम तभी अप्लाई होगा तब लिक्विड का फ्लो आइडियल हो और स्ट्रीमलाइन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए और आइडियल फ्लो होना चाहिए, तभी आप बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, क्या बोलता है बर्नौलीज थ्योरम? क्या बोलता है बर्नौलीज थ्योरम? बर्नौलीज थ्योरम बोलता है कि प्रेशर 1 प्लस इनटू रो जी H1 प्लस 1/2 रो इनटू V1 स्क्वायर दिस इज नथिंग बट इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 डेंसिटी इनटू V2 का स्क्वायर। ये बोलता है बर्नौलीज थ्योरम। क्या है, क्यों है, कैसा है, इसके बारे में अभी मत सोचो। पहले तो ये बात समझ लो कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये होता है बर्नौलीज थ्योरम। पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा, समझेगा। देखो ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आएगी। एक और दूसरी चीज ऐसी है कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है द सम ऑफ pressure energy, the sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy is always constant. For streamline flow, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए प्रेशर एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि इसका स्टेटमेंट बोलता है कि कहीं तो भी प्रेशर एनर्जी डेंसिटी इनटू दिस प्लस 1/2 रो इनटू V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वाली बात हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि कहीं तो भी ये बात एक ही बात है ना? तो प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। या फिर हम इसको ऐसे और अच्छे से अगर लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं, थोड़ा और अच्छा कर लेता हूं। देखो, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर देते हैं ना। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is always constant for streamline flow. तो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई बोलेगा कि कहां से ये प्रेशर एनर्जी है, तो प्रेशर है। कहां से ये पोटेंशियल एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमको नहीं समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं समझ में आया। बहुत सारी बातें इसमें की नहीं समझ में आई, सब समझ में आएगा बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन जब आपको दिया जाएगा उसके बाद। एक और चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली सबसे पहले नोट करने वाली वो ये है कि दिस
this law or this theorem is based on law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस में, हाँ यहाँ से थोड़ा सा दिखाई देता है, देखो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तीनों के एडिशन कांस्टेंट है, इसीलिए शायद ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर होगा। तो सही भी है, ठीक है, लेकिन कैसे आया ये नहीं समझ में आया, ठीक है। इसके बावजूद आपको मैं ये वाली बात भी बता दूं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पिछले लेक्चर में हमने सीखा, वो किसके बेस था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे था, जबकि ये जो हमने अभी पढ़ा ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, ये सब बातें बड़ी अच्छे से आपको समझाई जाएगी। पहले कुछ इंट्रोडक्शन हो गया कि ये एग्जैक्टली हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, चलो तो अभी आपको समझाते ये सब क्या है। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम का एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं, उसमें आपको बता रहे हैं ये सब चीजें जो अभी अभी लिखी गई थी, P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो into V1 square is equal to P2 plus रो जी H2 1/2 into square। ठीक है, 1/2 into रो into V2 का स्क्वायर। ये सब बातें जो भी अभी यहाँ लिखी गई थी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मान लो कि एक पाइप है, मान लो इस तरह से एक पाइप है ना, पाइप है यहाँ पर, और इसकी जो हाइट है, इसके यहाँ पर ये वाली हाइट H1 है, और इसकी जो हाइट है वो है मान लो H2। ठीक है, यहाँ का जो एरिया है वो है मान लो A1, यहाँ का एरिया है A2। यहाँ से जाने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी है V1 है, यहाँ से बाहर आने वाली वेलोसिटी की फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो लिक्विड का प्रेशर है वो P1 है, यहाँ पर लिक्विड का जो प्रेशर है वो है P2। तो ये सब बातें हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली। ठीक है, अब हम एक छोटा सा कंसिडरेशन ऐसा करते हैं कि मान लो कि ये लिक्विड हमने कंसिडर किया, यहाँ से ऐसा बह रहा है पानी, है ना, A से लेके B तक के पानी को हमने कंसिडर कर लिया, A से लेके B तक के पानी को हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये बात, इतना पानी हमने देख लिया। ऐसे तो कंटिन्यू बह रहा है, लेकिन हमने ऐसे समझा कि किसी इंस्टेंट पर यहाँ से इतना जो पानी है उसकी कहानी, पानी जरूरी नहीं है, पानी यहाँ से कोई भी लिक्विड हम बोल सकते हैं, इस लिक्विड की कहानी हम देख रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ से जाने वाला लिक्विड है, अब मान लो कि यहाँ से लिक्विड जा रहा है। अब थोड़े समय के बाद इन टाइम डेल्टा टी ये वाला लिक्विड यहाँ पे आ गया, ये वाला लिक्विड आ गया, ये मान लो उसका A डैश पोजीशन। अब ये लिक्विड आगे जाएगा तो वो भी लिक्विड आगे जाएगा, ये थोड़ा सा ही आगे गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है। तो ये नया पोजीशन है A डैश B डैश, है ना। अब जब लिक्विड यहाँ से यहाँ जाएगा तो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, है ना। इन टाइम डेल्टा टी ए बी वाला जो लिक्विड है वो A डैश B डैश पे पहुंच गया, तो वर्क डन कुछ ना कुछ लगने वाला है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं वर्क डन is nothing but equal to work done by fluid. Work done by fluid is nothing but equal to work done by A dash plus work done by B dash। ना, यहाँ पर जितना वर्क डन लगा, यहाँ से यहाँ आने में जितना वर्क डन लगा, यहाँ से यहाँ आने में उतना यहाँ से यहाँ जाने में लगा, है। इतना पानी इधर आके गया, पानी इधर आ गया, ये दोनों वर्क डन की एडिशन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा कहीं तो भी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ से यहाँ तक लगने वाला जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो वेलोसिटी है v1, टाइम लगा डेल्टा t, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वे होगा v2 into डेल्टा t, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना है? v1 into डेल्टा t। ठीक है, प्रेशर कितना है? प्रेशर है P1,
प्रेशर है P1, एरिया है A1, वेलोसिटी है V1, डेल्टा T टाइम लग गया, है ना। सो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से प्रेशर इसने इसको यहाँ पे आगे धकेला, इसने अगर आगे यहाँ पर धकेला है उसको, यहाँ पर अगर आगे उसको पुश किया है, तो यहाँ पर कहीं तो भी लिक्विड आगे जाने की इच्छा तो रखता है, तो इसके वजह से उसको आगे जाना पड़ा। तो ये प्रेशर किस डायरेक्शन में होगा, ये वाला प्रेशर इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ कहीं तो भी माइनस P1 A1 इतना फोर्स होगा, है ना, ये अपोज करेगा ना उसको, उसके मोशन को अपोज करेगा। फिर यहाँ पर कितना होगा V2 into डेल्टा, ठीक है। अब कितना हो गया P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 P2 A2 V2 डेल्टा T, चलो ठीक है। बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो बोलता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दिस इज बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है कि ये जो A1 V1 है वो A2 V2 को इक्वल है। दूसरी बात, मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आल्सो चेंज इन मास कितना होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, A1 V1 डेल्टा T, ठीक है। ये क्या हुआ, ये यहाँ पर ऐसा हो गया। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग बोल सकते हैं, ये हम लोग फिर से निकाल देते हैं, हमको यहाँ पर स्पेस लगेगा इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं आइडियल प्लस स्ट्रीमलाइन, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने इसको। अब ये वाली चीज है तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं therefore डेल्टा m by density is nothing but equal to A1 V1 डेल्टा T। लेकिन A1 V1 A2 V2 को इक्वल, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं A2 V2 डेल्टा T, A2 V2 डेल्टा T। तो यहाँ A1 V1 डेल्टा T या A2 V2 डेल्टा T, इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा m by rho। Therefore work done by fluid कितना हो गया, work done by fluid हो गया, work done by fluid हो गया P1 minus P2 into delta m by rho। ओके, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हो गया वर्क डन बाय फ्लूइड। दूसरी बात, यहाँ पर कहीं तो भी फ्लूइड ने वर्क डन किया, उसके बाद कहीं तो भी ग्रेविटी भी यहाँ पे वर्क डन करेगी, कहीं तो भी दो अलग ऐसा है ना, ये ज्यादा हाइट पे ये कम हाइट पे, ग्रेविटी भी वर्क करेगी ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने जो वर्क डन किया उसके बारे में बात करते हैं, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी होती है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हम जानते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इनिशियली कितना था, AB में AB था UAB, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, है ना, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये A डैश का UA डैश B डैश, है ना, UA डैश B डैश, ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, UAB माइनस UA डैश B डैश। फाइनल ये है इनिशियली AB में पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर वो ऐसे चल गया B डैश B डैश में चला गया, है ना। अब क्या होगा, A डैश AB मतलब क्या होता है, A से लेके A डैश और A डैश से लेके B, तो U A डैश माइनस U प्लस U A डैश B, है ना। ये दोनों मिलकर ये पूरा बना रहे माइनस, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ये वाला और ये वाला, तो क्या हुआ माइनस U A डैश B माइनस U B B डैश, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली वर्क डन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ही कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो कितना हो गया, A डैश माइनस B डैश, ठीक है, A डैश माइनस B डैश, इसकी वजह से और इसकी वजह से। यहाँ पर कितनी हाइट है, यहाँ पर है हाइट H1, यहाँ पर कितनी हाइट है H2, तो यहाँ पर हमको क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे डेल्टा mg H1 माइनस डेल्टा mg H2, यानी कि कहीं तो भी वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, डेल्टा mg इन द ब्रैकेट H1 माइनस H2, ये हो गया वर्क,
ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी हम लोग लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है ना, फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है हमने, फोर्थ चैप्टर में हमने ये वाली चीज पढ़ी है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन by all forces, work done by all forces is nothing but equal to work done by all forces is nothing but equal to change in kinetic energy। kinetic energy का change मतलब work done होता है, यानी हमारे हिसाब से work done जो total work done है वो कितना होना चाहिए, change in kinetic energy। change in kinetic energy मतलब कितना, change in kinetic energy, change in kinetic energy change in kinetic energy होगी kinetic energy AB की वजह से, फाइनल मतलब ए डैश ना, ए डैश बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए है ना, ए डैश बी डैश फाइनल माइनस इनिशियल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए डैश बी डैश मतलब फिर से हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश माइनस, यहाँ पर ए बी को फिर से स्प्लिट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश ए डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी। तो ये और ये क्या हो गया, कट हो गया। तो वर्क डन कितना हो गया हमारे हिसाब से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, माइनस यहाँ पे कितना होगा 1/2 मास इनटू वेलोसिटी ऑफ 2 का स्क्वायर है ना। यहाँ पर होगा फाइनल, यहाँ पर रहेगा इनिशियल, यानी इक्वेशन नंबर। तो हमारे हिसाब से टोटल वर्क डन इतना होना चाहिए, जबकि यहाँ कहीं तो भी हम लोगों को फ्लो में देखने को मिल रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय फ्लूइड ये दोनों मिलकर टोटल वर्क डन करते हैं। मतलब यहाँ पर कहीं तो भी ये जो टोटल वर्क डन है वो एक्चुअल में इसका और इसका एडिशन होना चाहिए है ना। मतलब टोटल वर्क डन है ना, ये जो डायग्राम है यहाँ से डायग्राम निकाल देता हूँ, ये डायग्राम नहीं निकालते हैं, काम करते हैं, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को बैक करके देख लेना। चलो ये यहाँ से निकाल देते हैं, ऐसे निकाल दिया। उसके आगे अगर जाएंगे तो हम लोग कहेंगे बट टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्लूइड, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय फ्लूइड, इक्वेशन नंबर 4। तो अगर 4 को और 3 को समझा जाए तो ऐसा होगा, वर्क डन बाय फ्लूइड कितना है, वो होता है P1 माइनस P2 इनटू डेल्टा m बाय रो प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है डेल्टा mg इन द ब्रैकेट h1 माइनस h2 इज नथिंग बट इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 1/2 डेल्टा m इन द ब्रैकेट v2 स्क्वायर माइनस, ठीक है। ऐसे जरूरत नहीं होती एक्चुअली इसको अलग अलग लिखने की, 1/2 डेल्टा m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा m v1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी एंड डिवाइड बाय डेल्टा m, और डेल्टा m से पूरे इसको डिवाइड कर दिया जाए, डेल्टा m कट हो जाएगा है ना, डेंसिटी यहाँ से कट हो जाएगी, यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ भी इंट्रोड्यूस, तो क्या हुआ, यहाँ पर बचेगा P1 माइनस P2 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर है ना। अब क्या होगा, P2 माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा P1 ये बचा, रो जी H1 यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आ गया प्लस 1/2 डेंसिटी इनटू V1 का स्क्वायर, ये माइनस था इधर आ गया प्लस हो गया। अब यहाँ से P2 उधर गया पॉजिटिव हो गया, फिर क्या हुआ, यहाँ से ये चला गया माइनस था उधर जाएगा प्लस हो गया, डेंसिटी इनटू G इनटू H2, और यहाँ पर ये ऑलरेडी था 1/2 डेंसिटी इनटू V2 का स्क्वायर। तो होपफुली आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि कहीं तो भी ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आज जब हमारा लेक्चर शुरू हुआ, लेक्चर शुरू होते वक्त ही मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये बोला था कि हमारा जो बर्नौलीज थ्योरम है वो क्या है, वो है P1 प्लस डेंसिटी इंटू G इंटू H1 प्लस 1/2 डेंसिटी इंटू V1 का स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू P2 प्लस डेंसिटी इंटू G इंटू H2 प्लस 1/2 डेंसिटी इंटू V2 का स्क्वायर। यही चीज मैंने आपको बताई थी, फिर से एक बार आपको मैं बता दूं,
बर्नौलीज थ्योरम अगर आपको डिराइव करने के लिए आ जाता है, आपको समझना है, तो ये ऐसा है, मान लो हमने एक फ्लूइड कंसीडर कर लिया, इनिशियली हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया था AB वाला, मान लो इतने सरफेस में जो फ्लूइड है उसकी स्टडी कर, उधर जाते ये वाला कितना है हाइट पर है, h1 हाइट पर है, एरिया कितना है A1 है, V1 उसकी वेलोसिटी है, P1 वहां पर का प्रेशर है, इस साइड पे कितना हुआ, वहां की हाइट h2 है, वहां पर कहीं तो भी एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है और प्रेशर P2 है। इस तरह से हमने कंसीडरेशन कर लिया दोनों जगह का। और फिर हमने ऐसे बोला कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन कितना होता है, फ्लूइड एक वर्क डन करेगा, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर कहीं तो भी फ्रिक्शन का वर्क डन भी होगा, पर हमने बोला है कि ये कौन सा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड, तो फ्रिक्शन कैसा है, जीरो है। फिर बोलेंगे कि सर वर्क डन बाय टॉर्क भी होना चाहिए, लेकिन हमने फिर से बोल दिया आइडियल फ्लूइड है, मतलब उसका आइडियल फ्लो में इरोटेशनल होता है, यानी कि टॉर्क को कंसीडरेशन नहीं किया जाता, तो बाकी वर्क डन नहीं कंसीडर किए। वर्क डन कंसीडर किए कौन से, एक वर्क डन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय फ्लूइड। तो वर्क डन बाय फ्लूइड वाला जो पार्ट है वो कितना आ गया अपना P1 - P2 इन द ब्रैकेट रो m अपॉन सॉरी डेल्टा m अपॉन डेंसिटी रो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद में वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नथिंग बट इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स के हिसाब से, है ना, चैप्टर नंबर 4 11th स्टैंडर्ड में जब हमने फोर्स ये चैप्टर पढ़ा था, या लॉ ऑफ मोशन ऐसा चैप्टर है, अगर उसको आप ठीक से पढ़ोगे तो ये वाली चीज आपको वहां पे पढ़ने के लिए मिलेगी कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल होता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस इनटू डेल्टा यू। फिर यहाँ पर क्या नेगेटिव साइन वैसे है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया नेगेटिव साइन की वजह से, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट इक्वल टू UAB माइनस UAA डैश, है ना। फिर क्या हुआ, यहाँ पर आएगा UAA डैश, है ना, इसको AB मतलब कितना होता है, A से लेके B तक, तो ये AA डैश प्लस A डैश B, इन दोनों के एडिशन कर दी, ये देखो AA डैश प्लस A डैश B। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहीं तो भी A डैश B डैश, A डैश B डैश वाले को स्प्लिट कर दिया, A डैश से लेके B और फिर B से लेके B डैश, A डैश से लेके B और फिर B से लेके B डैश, ये दोनों हो गए कैंसिल, यहाँ पे बचा UAA डैश माइनस UBB डैश। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो यहाँ पर कितना होगा, मास इनटू G इनटू H1, यहाँ पर कितना होगा, मास इनटू G इनटू H2, दोनों में से डेल्टा M इनटू G कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचता है, H1 माइनस H2, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ये क्या था, वर्क डन बाय ग्रेविटी, और इसको मिला के टोटल वर्क डन होना चाहिए, टोटल वर्क डन फ्लूइड और ग्रेविटी दोनों मिलकर, बाकी सब नेगलेक्ट हो गए, फ्रिक्शन वाला, फिर उसके बाद में कहीं तो भी ये जो था अपना टॉर्क वाला फोर्स था वो भी। सर कोई बोलेगा नॉर्मल रिएक्शन वाला, तो सोचो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को ऐसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये सरफेस ऐसा है परपेंडिकुलर फोर्स, तो ये यहाँ पर कहीं तो भी सरफेस को परपेंडिकुलर फोर्स, और कहीं तो भी वहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है तो फोर्स की डायरेक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन, फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर तो नेगलेक्ट हो जाएंगे, है ना, जीरो हो जाएंगे। तो W is nothing but equal to force due to fluid plus acceleration due to gravity। तो यहाँ पर कहीं तो भी इन दोनों की एडिशन, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की एडिशन लिख दी। हमने बोला था एक वर्क एनर्जी थ्योरम भी है जो बताता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज नथिंग बट इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सा, A डैश वाला फाइनल है, और AB वाला कौन सा है, इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, A डैश माइनस AB, ठीक है, A डैश B, A डैश से लेके B तक, और फिर B से लेके B डैश तक, A डैश से लेके B, B से लेके B डैश, A डैश से लेके B, B से लेके B डैश, और फिर उसके बाद में यहाँ पर कहीं तो भी फाइनल AB कितना होता है, AB ये वाला, तो यहाँ से लेके यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ स्प्लिट कर लिया, फिर से क्या A डैश B हो गए कैंसिल, B डैश और A डैश का सब्ट्रैक्शन, B डैश और A डैश का सब्ट्रैक्शन किया, B डैश कितना होता है 1/2 into delta m into v2 square minus 1/2 delta m, अरे हाफ m v square हम लोग जानते हैं ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 delta m into v2 square minus 1/2 delta m into v1 square, ये हो गया वर्क डन टोटल किसके हिसाब से, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है टोटल फोर्स इतना, टोटल वर्क डन इतना होना चाहिए। हमने जो अल्टीमेटली इसके ऊपर स्टडी किया उससे पता चला कि वर्क डन बाय फ्लूइड और वर्क डन बाय ग्रेविटी ये दोनों होना चाहिए टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन दोनों इक्वल कर लिए, देखो यहां से आने वाला वर्क डन यहां रख दिया, यहां से आने वाला वर्क डन यहां रख दिया, दोनों वर्क डन को रखने के बाद पता चला डेल्टा m तीनों जगह पर
क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम चारों जगह से कैंसिल हो गया। यहाँ पर डेंसिटी था, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया तो ये डेंसिटी से डेंसिटी उड़ गया। यहाँ डेंसिटी नहीं होने के बावजूद यहाँ पर डेंसिटी क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गई। यहाँ पर डेंसिटी इंट्रोड्यूस हो गई, यहाँ पे डेंसिटी इंट्रोड्यूस हो गई। तो ये जो इक्वेशन यहाँ से बचा सिर्फ P1 माइनस P2, यहाँ से डेंसिटी इंट्रोड्यूस हो गई, डेल्टा एम गायब हो गया, रो जी H1 माइनस रो जी H2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से डेल्टा एम उड़ गया, डेंसिटी इंट्रोड्यूस हो गया, डेल्टा एम उड़ गया, डेंसिटी इंट्रोड्यूस हो गया। अब क्या हुआ, P1 माइनस P2, यहाँ से माइनस वाला टर्म इधर चला गया, यहाँ से माइनस वाला टर्म उधर चला गया, यहाँ से माइनस वाला टर्म इधर आ गया। तो यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव में था P1, पॉजिटिव में था रो जी H1, और जो नेगेटिव था वो इधर आके पॉजिटिव हो गया, 1/2 डेंसिटी इनटू V1 का स्क्वायर। यहाँ से माइनस P2 था, इधर चला गया, प्लस हो गया। ये जो माइनस में था इधर आ गया, ये प्लस हो गया, और ये जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर था। तो पता चला कि P1 रो जी H1 प्लस 1/2 डेंसिटी इनटू V1 स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 डेंसिटी इनटू V2 का स्क्वायर। और इसी की वजह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि कहीं तो भी प्रेशर कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं। इसी की वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर प्रेशर एनर्जी प्लस रो जी एच प्लस 1/2 डेंसिटी इनटू V का स्क्वायर is always remains constant। और यही स्टेटमेंट आज लेक्चर जब शुरू हुआ तब आपको बताई गई थी। यही स्टेटमेंट है बर्नौलीज थ्योरम का। बर्नौलीज ने स्ट्रीमलाइन फ्लो में कहीं तो भी इस बात का अच्छा खासा स्टडी किया। इस बात पे स्टडी करके बर्नौलीज ने ये वाला एक चीज यहाँ पर दे दी। और फिर उसके बाद दो नोट्स हमने आपको लिख कर दी है। दोनों नोट बोलती है, पहली नोट बोलती है कि बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला लेक्चर जब हम आपका शुरू करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस्ट कैसे है इसका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। उसके बाद इसके बेसिस पे का न्यूमेरिकल कर पाएंगे। और वहां कहीं तो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने कहीं तो भी कंटिन्यूटी के इक्वेशन में आपको पहले ही समझा दिया है। पहले ही आपको ये वाली बात बता दी गई है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पर किस तरह से, ठीक से वो लेक्चर देखिए, आपको उसके प्रूफ में समझ में आ जाएगा। तो ये वाला प्रूफ जो है इसमें कुछ बातें जो होती हैं 11th स्टैंडर्ड के बेसिस पर वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो क्या होता है। उसके बाद एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपने ध्यान देना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप लोगों को नहीं पता, वर्क एनर्जी थ्योरम हमको 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक से पढ़ना है। ये चीज और ये चीज हमको यहाँ पर याद रखनी है। रही बात कि कौन से फोर्स निगलेक्ट हो गए, निगलेक्टेड फोर्स हो गए। एक हो गया वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो फोर्स था वो यहाँ पर कहीं तो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद में कहीं तो भी फ्रिक्शन की वजह से जो होता है वर्क डन, वो वाला वर्क डन भी कैंसिल हो गया। रिलेशन कहीं तो भी इस तरह से था कि कहीं तो भी आइडियल है, इसीलिए ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में फिर वर्क डन जो है ड्यू टू टॉर्क, ये भी यहाँ से हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये एक आइडियल फ्लूइड है। तो होपफुली बर्नौलीज थ्योरम का ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं रवि भाटी सर आज के लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेस्ट बर्नौलीज थ्योरम कैसे होता है और आपको और डिटेल और अच्छे न्यूमेरिकल्स कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं रवि भाटी सर आज के लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अच्छा वेजिटेक आपकी JEE और NEET की केयर करता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए कि हमारे वीडियो देखते रहें।